देवाशीष पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू देवाशीष लॉ क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड कल के सेशन में वी हैव डिस्कस्ड टिल द कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट। सेक्शन नंबर 18 एक्सीडेंट को हमने डिटेल में देखा था कि किस तरीके से एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हमने समझी थी कल की क्लास में। आज हम उसके आगे कहानी को बढ़ाएंगे, नेसेसिटी को समझेंगे, उसके बाद डोली कैपेक्स डोली इनकैपेक्स को समझेंगे, और इंपॉर्टेंट एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्कशन आज होने वाला है वो होने वाला है अनसाउंड माइंड का। हम लीगल और मेडिकल इंसैनिटी के बीच का डिफरेंस समझेंगे, किस तरीके से कौन सी इंसैनिटी भारतीय न्याय संहिता डील करता है, इंसैनिटी क्या होती है। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द इंटॉक्सिकेशन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड। यस मृणाली जी, आई टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ दैट। तो ये चीजें आपको आज के सेशन में पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 19 से, दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है? देखो, कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एक्ट likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है नेसेसिटी का। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person। It is a question of fact in such case। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये दो एग्जाम्पल्स जो है बहुत अच्छे हैं एग्जाम्पल्स, इसको जरा आप समझिएगा। पहला है कि एक ए व्यक्ति है, द कैप्टन ऑफ अ वेसल, मतलब एक शिप का कैप्टन है ए, सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन हिज पार्ट finds himself in such a position that before he can stop the vessel he must inevitably run down a boat B। मतलब ए था, ये शिप का कैप्टन था, अब इसने देखा कि सामने एक बोट है बी विद 20 और 30 पैसेंजर, जिसमें 20 से 30 लोग हैं ऑन बोर्ड, अनलेस ही चेंजेस द कोर्स। ये मतलब इनएविडेंटली इसको हिट करेगा, इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये अगर अपना रास्ता चेंज कर देगा तो ये 20 से 30 लोग बच सकते हैं। अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनकर द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट सी विद ओनली 2 पैसेंजर्स। अब दूसरी साइड अगर ये मोड़ लेता है अपने शिप को तो यहां पे 2 ही पैसेंजर्स मरेंगे, विच ही मे पॉसिबली क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो मर जाए। हियर इफ ए ऑल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट्स, मतलब इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी को किल करने का, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डैमेज टू द पैसेंजर्स ऑफ बोट बी, he is not guilty of the offense though he may run down the boat C by doing an act which he knew likely to cause that effect if he is found that a matter of fact that the danger which he intended to avoid to excuse him from the risk। ठीक इसी तरीके से एक और ये है एग्जांपल कि A in a great fire pulls down the house in order to prevent the fire from spreading। He does this with the intent in good faith for you saving human life or property। Here if it be found that the harm to be prevented was such or nature so imminent to excuse A's act, A is not guilty of the offense। इसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ऐसे लगे लगे बहुत सारे घर हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए जुड़े हुए बहुत सारे घर हैं। अब इस घर में आग लग गई है, अब ये आग आगे फैलेगी और आगे घरों में आग लगती चली जाएगी और इसमें शायद लोग भी हैं। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में वो ये क्या करता है, इस घर को गिरा देता है। गिरा इसलिए देता है कि फायर आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, तो अगर ये ऐसा करता है तो इसको एक्सीडेंट कहा जाता है। तो यहां से नेसेसिटी कहा जाता है। तो यहां से हमारा नेसेसिटी का प्रिंसिपल निकल के आता है। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, बट कुछ चीजें हैं नेसेसिटी में जो आपको समझनी पड़ेंगी। बस नेसेसिटी के प्रिंसिपल में आपको ये समझना है कि आप लाइकली टू कॉज हार्म करते हैं टू प्रोटेक्ट द अदर हार्म। तो आपके पास 2 हार्म होते हैं और गुड फेथ ये कहता है कि आप लेसर हार्म को करेंगे और हायर हार्म को अवॉइड करेंगे। तो लॉ कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी इसको करने के लिए, तो आप नेसेसिटी के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड है, आप नेसेसिटी के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये बात आपका सेक्शन कहता है, बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको करना है। कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, पहली तो इसकी एक मैक्सिम आती है कभी कभी पेपर में, वो भी आपको याद रखनी है। 2 मैक्सिम्स हैं जिसपे ये नेसेसिटी का प्रिंसिपल बेस्ड होता है। एक है क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम,
विच मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ, और दूसरा है नेसेसिटास विंसिट लीगम विच मीन्स नेसेसिटी ट्रम्स ओवर द लॉ, मतलब जहां नेसेसिटी होगी वहां लॉ की बात नहीं करी जाएगी, ये बात यहां पे समझाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि आप गुड फेथ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका जो लैंडमार्क केस है वो आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंस का है। लैंडमार्क केस ये आपने हमेशा सुना होगा, वो 4 लोग होते हैं एक शिप पे और वो लोग स्ट्रैंडेड होते हैं कि कोई भी उनको मदद करने नहीं आ पाता है, उसमें से फिर एक बच्चा होता है जो रिड्यूस टू स्ट्रेंथ होता है, तो वो उसको मार के खा लेते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको मर्डर के लिए लायबल किया जाता है, क्योंकि इसको आप नेसेसिटी में कैसे इस बात को चूज कर रहे हैं कि किसी और की लाइफ आपकी लाइफ से कम इंपॉर्टेंट है, आप खुद को मार लेते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और को मारा है तो आपको नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंस के केस में था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नेसेसिटी का केस है वो यही है, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंस। ये केस आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मिग्नोट्स केस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं ऐसा आएगा नाम तो आप याद रखिएगा, मिग्नोट्स केस, ठीक, ये बात आपको समझनी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस इसमें और आपको ध्यान रखना है, वो है कार्टर वर्सेस थॉमस का, जरा इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग बात करता है, कार्टर वर्सेस थॉमस। इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि एक व्यक्ति के घर में आग लग जाती है, जब उसके घर में आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। जब फायर ब्रिगेड आ जाती है और फायर ब्रिगेड उस आग को बुझा रही होती है, तो एक सज्जन साहब जो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के घर में आग को बुझा रहे होते हैं और वो बाल्टी में पानी लेके उसके घर के अंदर जाते हैं आग को बुझाने। अब होता क्या है कि जब आग बुझ जाती है उसके बाद जो ओनर ऑफ द हाउस होता है वो प्रोसिक्यूट्स दिस पर्सन कि ही हैज ट्रेसपास्ड माय होम, ही हैज ट्रेसपास्ड माय होम। तो ये जो व्यक्ति होता है ये डिफेंस लेता है दैट इट वाज अ नेसेसिटी बिकॉज द हाउस वाज ऑन फायर एंड आई वाज ट्राइंग टू जस्ट मतलब वो क्या नाम है, फायर को बुझाना चाह रहा था। सो इस केस में कोर्ट कहता है कि यहां पे कोई नेसेसिटी नहीं थी, जब ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आया हुआ था तो आप फायर ब्रिगेड से ज्यादा एफिशिएंट तो हैं ना, आप फायर ब्रिगेड से ज्यादा एक बाल्टी में पानी कैरी करके जा रहे हैं। सो देयर वाज नो नेसेसिटी फॉर यू टू गो इनसाइड द हाउस टू फायर को बंद करने के लिए। सो द लॉ सेज कि इस केस में उसको ट्रेसपास के लिए लाइबल किया गया। तो नेसेसिटी फैक्ट्स का बेसिस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स आपको यह ढूंढना होता है कि सामने वाली की नेसेसिटी किस प्रकार की थी और नेसेसिटी में गुड फेथ था या नहीं था और क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। ये दोनों चीजें जब आप चेक करते हैं तब आपको नेसेसिटी का डिफेंस मिलता है, ठीक है, समझ में आया। और एक केस और लिखना चाहें तो आर वर्सेस मार्टिन का केस आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल और इतना आपके लिए काम हो जाएगा आराम से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस आता है वो आता है सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 21। अब ये बात करते हैं ऑफेंसेस बाय चाइल्ड की, या चाइल्ड भी नहीं बल्कि छोटे बच्चों की, अंडर 7 एंड 7 to 12। तो यहां पे दो सेक्शंस हैं जो अपने को पढ़ने हैं, एक है सेक्शन नंबर 20 और एक है सेक्शन नंबर 21। एक है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 20 जो है वो बात करता है 7 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किए गए ऑफेंस की। सेक्शन नंबर 20 सेज अंडर 7 years of age, अंडर 7 years of age, अंडर 7 years of age, और इनको हम क्या बोलते हैं, डोली इनकैपेक्स। डोली इनकैपेक्स, डोली इनकैपेक्स का मतलब somebody who is not capable of forming the requisite mens rea, that is डोली इनकैपेक्स। ये बात करता है above 7 years to 12 years, जिसको हम बोलते हैं डोली कैपेक्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझनी है, सिंपल है। लॉ कहता है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो लॉ सेज दैट ही इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज द लॉ प्रिज्यूम्स दैट अ चाइल्ड हु इज ऑफ द एज लेस देन 7 years ही इज नॉट इन अ स्टेट टू फॉर्म अ मेंस रिया। वो सही गलत नहीं जान सकता और मेंस रिया नहीं फॉर्मुलेट कर सकता, इसलिए द child less than 7 years has been given absolute immunity by virtue of section 20। तो चलो सेक्शन 20 तो चलो फिर भी बहुत
क्लियर रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो आएगी वो आएगी सेक्शन नंबर 21 में, क्योंकि 21 कहता है कि somebody who is above 7 years and less than 12 years, और वो अगर कोई ऑफेंस करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स आपको ये देखना है कि ऑन दैट ओकेजन डिड दैट चाइल्ड हैड द सफिशिएंट मैच्योरिटी कि वो मेंसरिया फॉर्म कर सकता था या नहीं कर सकता था। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट आपको यह लगता है कि वो इतना इमेच्योर था कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था उसके एक्ट्स को, तो इन दैट केस यू विल एग्जेम्प्ट हिम। लेकिन अगर उसके एक्ट्स ऐसे थे, देखिए जो मेंसरिया होती है, बार बार मैंने आपको समझाया है कि मेंसरिया इज अ थिंग दैट कैनॉट बी, आप ये नहीं कह सकते कि हम कैसे, आप एक कैमरा डाल के दिमाग में नहीं देख सकते। इट्स फ्रॉम द एक्ट, इट्स फ्रॉम द कंडक्ट, इट्स फ्रॉम द वर्ड्स दैट यू डिड्यूस कि इसका मेंसरिया क्या होगा। तो 7 से 12 साल के केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बच्चे की मैच्योरिटी को जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय। तो यहां पे जब आप पढ़ते हो 7 से 12 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो पहला आता है वो आता है उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग का। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो इस प्रोविजन में है और जिसने इस पूरे प्रोविजन को समझाया वो आया उल्ला महापात्रा, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग। अब इस केस में सिंपल कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ही फैक्ट्स सिंपल थे। 12 साल से कम का एक बच्चा था who threatened the victim, threatening to chop him into pieces while approaching towards him with a knife and then murdered the victim. Basically उसने victim से कहा कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा इस तलवार से या चाकू से, एंड आफ्टर दैट ही किल्ड दैट पर्सन। तो लॉ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट ये प्रिज्यूम करता है कि जो चाइल्ड था ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो क्या कर रहा है, और अगर उसके पास ये सफिशिएंट मैच्योरिटी थी और इस केस में उसको लाइबल किया गया, उस बच्चे को मर्डर के लिए लाइबल किया गया, बिकॉज द कोर्ट डिटरमाइंड दैट द चाइल्ड्स बिहेवियर, सुनिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ही वॉज फुल्ली अवेयर of the meaning of his remarks, that it was a threat and there was a weapon that fulfilled the criteria of assault. अगर यही बच्चा एक स्ट्रॉ लेकर, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेकर उस विक्टिम से कहता कि मैं तुम्हें काट दूंगा इस स्ट्रॉ से, तो आप उस बच्चे की लाइबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकते थे। बट द फैक्ट दैट ही हैड अ वेपन इन हिज हैंड एंड बाय द वेपन ही एक्सप्लेन्ड कि if I will cut you into pieces, I'll kill you and I'll cut you into pieces. So he was aware what is the function of the knife, how to perform that act. So he had the sufficient maturity that he was able to understand what he is doing. अभी हम इंसैनिटी को पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। थोड़ा सा रुकिएगा, बस इसके जस्ट बाद जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं उससे आपको ये सारे बाकी के कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और केस आपको लिखना है जो कि हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये दोनों ही केस इसी बारे में बात करते हैं। सॉरी, हीरालाल मलिक, यही सब केसेस आते हैं। फिर बाद में पूछते हो आप लोग कि सर कहां से आए केसेस। स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, नोट करते रहना सब चीजों को। यहां पे भी सिंपल था कि वो एक बच्चा था और उसका बहस हो गया किसी इंसान से, तो उसने विक्टिम के नेक पे और स्कल पे लगातार इंजरी की जब तक वो मर नहीं गया। सो देखो पता क्या है कि ये हमारे आईपीसी 1860 में ये प्रोविजन डाला गया था और बीएनएस में भी इसको एज इट इज लिया गया है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे, दे डिड नॉट हैड द सफिशिएंट मैच्योरिटी दैट दे कैन फॉर्म द मेंसरिया। बट विथ टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड, इफ यू सी, आज के टाइम पे मोबाइल, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज 10-11 साल के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको अगर हकीकत बताऊं, प्रैक्टिकल बताऊं, तो आज के टाइम पे अ लॉट ऑफ द क्राइम्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड, जैसे अगर किसी को कोई मर्डर वगैरह करना होता है तो दे ट्राई टू फाइंड ऐसे बच्चे, या तो 10-12 साल का हो, 10-12 साल का नहीं भी मिल रहा है तो वो 16 साल तक के, जब हम जेजे एक्ट को पढ़ेंगे तो वो देखते हैं कि 16 साल का या 17 साल का या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वो लेके जाते हैं ऑफेंस करने के लिए और उनको पैसे देके कहते हैं कि हम चलेंगे, तुम्हें बताएंगे, तुम्हें बस सामने वाले को गोली मारनी है। इससे क्या होता है कि उनकी सजा कम होती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो लॉ को मिसयूज तो किया जा रहा है, बट अब
एक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली एक्सपेक्टेड था कि बीएनएस में ये एज को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, और 7 से 10 कर दो, फिर भी 2 साल तो कम करना चाहिए, क्योंकि 11-12 साल के बच्चे आज के टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कि वो मेंस रिया फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बट ठीक है, लॉ इस बात से प्रोटेक्शन दे रहा है कि हम ऑन द फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इस चीज को जज करेंगे कि उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो मेंस रिया फॉर्म कर सकता था या नहीं, एंड इफ ही कैन, तो ऐसे में वी विल पनिश हिम। तो यही लॉजिक है जिसको आपको याद रखना है। ये 2 केसेस हैं जो इस पे डील करते हैं। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 7 ईयर से कम में देयर इज नो एक्सेप्शन, यू डोंट हैव टू चेक एनीथिंग इफ द चाइल्ड इज लेस देन 7 ईयर। श्याम बहादुर कोरई वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है जो 7 से कम बात करता है, बट 7 से कम वाले में एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, देयर इज नो मच स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन दैट, दैट इज एन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, तो उसको आप समझ सकते हैं। दैट ब्रिंग्स अस to the most important topic of today, that is unsound mind, section number 22। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट आधे घंटे के लिए, जहां पे हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, मेंस का सबसे, हाँ, एग्जैक्ट 20 रहेगा, एग्जैक्ट 20 रहेगा तो वो सॉरी एग्जैक्ट 7 रहेगा तो वो 20 में आएगा, क्योंकि 21 अबव 7 ईयर्स बोलता है। तो जैसे ही 7 साल 1 सेकंड हो जाएगा, वैसे ही वो 21 में आ जाएगा और उसके पहले वो 20 में रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन विद वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 22, जो कि इंसैनिटी है, ठीक है। ठीक है, इंसैनिटी। अब देखिए इंसैनिटी के केस में, क्योंकि ये मेंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में मिलेंगे। तो आइए एक बार पढ़ते हैं पहले सेक्शन को, देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन वी विल री रीड द सेक्शन। तो ये 20 और 21 तो क्लियर हो गए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2 केस हैं, सेक्शन नंबर्स याद करने हैं, कुछ और नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट इज 22, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज ऑन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of that or that what he is doing is either wrong or contrary to law। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मैं आपको बताता हूं कि इंसैनिटी का प्रोविजन हमारे बीएनएस में कैसे लिखा गया है और ये क्या चाहता है। जब आप इंसैनिटी के प्रोविजन को देखते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो यहां पे क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा जरा। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 जो है वो कहता है, सेक्शन नंबर 22 कहता है कि अगर एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, अभी हर एक वर्ड का मैं मतलब बताऊंगा, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, डूइंग द एक्ट, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट बाय रीजन ऑफ, ध्यान से समझना, बाय रीजन ऑफ unsoundness, unsoundness, by reason of unsoundness is unable to understand the nature of that or what is wrong, generally this is moral wrong, or contrary to law, contrary to law, this is known as legal insanity। ध्यान से समझिएगा। What does section number 84 of the IPC but 22 of the BNS says, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एट द टाइम ऑफ द डूइंग ऑफ द ऑफेंस अनसाउंड माइंड का था, मतलब उसकी कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, देन ही विल गेट एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 22। मेरी बात ध्यान से समझना, इस ऑफेंस के एसेंशियल्स ये हैं कि सबसे पहली चीज, दैट द पर्सन हु वांट्स द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी शुड हैव अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए, उसको कोई बीमारी होनी चाहिए और उसका उसके पास
जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, मेडिकेशन चल रहा हो, उसकी रिपोर्ट्स हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? मेडिकल इंसैनिटी। मतलब कोई व्यक्ति अनसाउंड है, और इंपॉर्टेंट ये है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ ऑफेंस वो अनसाउंड होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति अनसाउंड रहता है, लेकिन कभी कभी वो इंटरवल्स पे अनसाउंड होता है और रेगुलरली अनसाउंड नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति ने जब वो साउंड माइंड का था तब अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा इंसैनिटी का। पहली चीज जो इंसैनिटी में चेक की जाएगी, पहली चीज तो मेडिकल इंसैनिटी चेक की जाएगी। दूसरी चीज ये चेक की जाएगी कि एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट ही वॉज मेडिकली इनसेन। मतलब अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, सो बाकी टाइम वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल रहते समय कोई ऑफेंस करता है तो उसमें उसको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 22 का डिफेंस आपको तब मिलेगा जब आपके क्लाइंट, मतलब जिसको आप डिफेंड कर रहे हो, उसने मेडिकल, उसकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, उसको कोई बीमारी थी, उसको कोई मेंटल डिजीज थी। यहां पे भी हम बात करते हैं अनसाउंडनेस के अंदर दो चीजें आती हैं मेजरली, एक होता है इडियट और एक होता है ल्यूनेटिक। इडियट का मतलब होता है जो व्यक्ति जन्म से ही पागल है, उसको हम इडियट बोलते हैं, ठीक है। और ल्यूनेटिक मतलब होता है जो बाद में पागल होता है, उसको हम, मतलब बाद में किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक बोलते हैं। बट दोनों को अनसाउंड माइंड के अंदर लाया जाता है। तो लॉ कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट वो उस मेडिकल कंडीशन से ग्रसित था, दैट इज द सेकेंड चेक। उसके बाद लॉ कहता है कि उसकी मेडिकल इंसैनिटी तो है, मतलब उसकी मेडिकल कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस उसकी मेडिकल कंडीशन है। तो ये क्या हुई? ये मेडिकल इंसैनिटी हुई। क्या हुई? ये मेडिकल इंसैनिटी हुई। और इस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से, मतलब दिस शुड बी द रीजन, मेडिकल इंसैनिटी की वजह से ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट, व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो दिस इज लीगल इंसैनिटी। तो प्रोटेक्शन दी गई है लीगल इंसैनिटी को, प्रोटेक्शन दी गई है लीगल इंसैनिटी को, लेकिन लीगल इंसैनिटी कॉज होती है मेडिकल इंसैनिटी की वजह से। मेडिकल इंसैनिटी होने की वजह से आप नेचर ऑफ द एक्ट, रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ को नहीं समझ पाए। जैसे एक बेसिक केस आता है, सबसे फेमस केस जो आता है इंसैनिटी के अंदर, वो मैग्नॉटन केस आता है, ठीक है। ये जो मैग्नॉटन केस है, इसमें एक व्यक्ति होता है जिसको ऐसी उसको कुछ बीमारी होती है जिससे उसको लगता है कि जो भी गलत हो रहा है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो रहा है, एंड ही वांट्स टू किल द प्राइम मिनिस्टर। तो वो उस प्राइम मिनिस्टर को मारने जाते हैं और गलती से उनके सेक्रेटरी को गोली लग जाती है या किसी भी सिक्योरिटी स्टाफ को, एंड देन द क्वेश्चंस कम ऑफ इंसैनिटी। लेकिन यहां पे इंसैनिटी का डिफेंस इनको दिया गया था क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट या व्हाट इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। लेकिन इसको जरा थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट, रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। 2 मिनट प्रज्ञा जी रुक जाए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। पहले एक बार मैं समझा लूं फिर आयल आंसर। पहला चीज होता है नेचर ऑफ द एक्ट। नेचर ऑफ द एक्ट का मतलब होता है, नेचर ऑफ द एक्ट का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज नेचर ऑफ द एक्ट। रॉन्ग को यहां पे मॉरल रॉन्ग की कैटेगरी में रखा जाता है कभी कभी, बट रॉन्ग का मतलब यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट राइट। आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। तीसरा है कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब जिसमें लॉ ने पनिश किया हुआ है या प्रोहिबिट किया हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं, उससे आपको कहानी की समझ आएगी कि नेचर ऑफ द एक्ट समझ ना पाना क्या होता है। एक केस है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, उसका नाम मेरे से मिस हो रहा था, मैं देख रहा था बट वो नाम मुझे मिल नहीं पाया उस केस का अभी। उस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो मेंटली, मतलब वो ल्यूनेटिक था, उसको मेंटल डिजीज थी, उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड ही वॉज मेंटली इल। तो उसकी मेडिकल इंसैनिटी थी। अब क्या होता है कि एक बार उसकी वाइफ जो होती है वो सो रही होती है, ध्यान से सुनना और थोड़ा सा यंग ऑडियंस की तरह समझना इसको। डोंट थिंक लाइक कि ये सर क्या बात हो गई, डर गए, ऐसा कुछ नहीं है, इसको लॉ की तरह समझना। सो दिस वाज द पर्सन जिसकी वाइफ सो रही होती है, एंड वो क्या करता है, अपनी वाइफ का गला काट देता है, एंड गला काट के वो जो सर होता है उसको अलमीरा में छुपा देता है, अलमीरा में छुपा देता है, और उसके बाद बाहर जाके
अपने एक दोस्त से कहता है दैट मैंने अपने वाइफ का सर छुपा दिया है, वो अभी काम से लौटेगी तो अपना सर ढूंढेगी और परेशान हो जाएगी कि कहां रखा है मेरा सर, और उसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने उसको छुपा दिया। नाउ दिस इज द क्लासिक केस ऑफ इंसैनिटी, जहां पे द अक्यूज्ड वाज नॉट अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ दैट, कि वो क्या कर रहा है। आपने अभी चाइल्ड वाला एग्जांपल आपने देखा, डोली इनके पैक्स और डोली के पैक्स वाला। वहां पे जब वो बंदा बोल रहा है मैं तुम्हें काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगा, तो उसको पता है दैट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ दैट। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि मेरी बीवी लौट के आएगी, तो वो ढूंढेगी कि सर कहां गया, और फिर वो मजा आएगा कि वो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने उसको सेफली अलमारी में छुपा दिया। Now this is the classic case of insanity where the person is not aware of the nature of that. अब nature of that इसको यहां पे नहीं पता। There might be other instances जहां पे उसको nature of the act पता होगा, लेकिन not knowing that it is contrary to law। जैसे ये कैसे चेक होता है? ये चेक ऐसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति मारने के बाद भाग जाता है, तो अपन ये समझते हैं कि he knew the nature of the act और ही न्यू दैट इट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। जैसे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन मिलते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया, इंसैनिटी का डिफेंस था, फिर किसी ने बोला कि पुलिस आने वाली है, उसको मर्डरर का पता चल चुका है, तो वो व्यक्ति भाग जाता है। अगर वो भाग जाता है तो उसको ये बात पता है, ही इज अवेयर दैट व्हाट ही हैज डन इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, तो फिर उसको 22 का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो 22 के डिफेंस के लिए व्हाट यू हैव टू स्टैब्लिश, यू हैव टू स्टैब्लिश दैट फर्स्ट देयर वाज अ मेडिकल इंसैनिटी। अब मेडिकल इंसैनिटी कैसे भी हो सकती है, आपको बस ये प्रूव करना है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कैसे पता चलेगा, वो एक्ट से पता चलेगा, वो एक्ट से पता चलेगा इवेंचुअली। जैसे अभी छोटे बच्चे वाला एग्जांपल पढ़ा हमने, अगर कल को कोई छोटा बच्चा एक कोई फोन चुराता है और फोन चुराने के बाद उसका सिम निकाल के तोड़ के फेंक देता है और उसको स्विच ऑफ कर देता है और उसको ऐसी जगह छुपा देता है कि कोई देख ना पाए और किसी को बताता नहीं है, तो आप क्या मानोगे कि वो एक मैच्योरिटी का बच्चा है। इसी तरीके से यहां पे भी चेक होता है। अभी हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे इंटॉक्सिकेशन, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। वहां पे भी आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा आराम से उठ रहा है, गेट खोल रहा है, उसको पता है, वो नीचे उतरा, उसके बाद होटल में ड्रिंक कर रहा था या उसको कुछ करा दिया गया, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन वो नीचे जाता है, वैले में अपनी गाड़ी का वो देता है, टोकन देता है कि वैले से कि मेरी गाड़ी निकाल लो। सो दैट मीन्स ही वॉज समवेयर in the state to understand what he is doing. So ये conduct से पता चलता है। So that is all based on conduct. So the necessity का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, that is the case of necessity. अब यहां पे 4 टेस्ट हैं जो आपको लिखने हैं। पहला है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, लिखिए वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, ये इसको गुड एंड इविल टेस्ट बोलते हैं। एंड दिस वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ आर वर्सेस अर्नोल्ड। ये सारे केस इसी पे हैं। सबको, किसी को ब्लैक मैजिक था, किसी को भगवान ने सपने में आके बोला कि ये कर दो, एंड ही बिलीव्ड इट एंड ही डिड दैट। ये सब इंसैनिटी के केसेस हैं। तो इन सबकी डिटेल में जाने का फायदा नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो दैट इज सफिशिएंट। बट एमसीक्यू में ये बहुत पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, तो ये किस केस में कहा गया, तो आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस है जिसने वाइल्ड बीस्ट टेस्ट दिया। इसके साथ एक आता है इंसेन डिल्यूजन टेस्ट। अलग अलग बीमारियों को लेके अलग अलग तरीके से मेंटल इंसैनिटी को डिसाइड करने के लिए इंसेन डिल्यूजन टेस्ट, आर वर्सेस हैडफील्ड। आर वर्सेस हैडफील्ड के केस में इंसेन डिल्यूजन टेस्ट दिया गया। उसके बाद मैग्नॉटन केस आपने समझ ही लिया। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इररेसिस्टिबल इंपल्स। क्या बोलते हैं? इररेसिस्टिबल इंपल्स। इररेसिस्टिबल इंपल्स का क्या मतलब होता है? कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि जिनको बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं एक बार प्रज्ञा रिपीट कर दूंगा केस, है ना। तो उनको बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है कि जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया और उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और या कोई थोड़ी सी भी बात हुई, वो एक बड़े सेंसिटिव इंसान है, तो उनको इंसैनिटी का डिफेंस नहीं मिलता। तो आपको कभी भी इलस्ट्रेशंस में ये देखना है कि कोई मेडिकल इंसैनिटी थी या बस एक इररेसिस्टिबल इंपल्स थी कि सामने वाले ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको मार दिया। तो आप कहोगे मैं इंसैनिटी का डिफेंस चाहता हूं, तो आपको इंसैनिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपको नेचर ऑफ दैट और बाकी सारी चीजें पता थी।
तो ये चीज को समझना है ओवरऑल आपको कि इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके। और इसके अलावा मुझे इंसैनिटी में भी दो तीन मैक्सिम्स हैं, जैसे जो बेसिकली बोलती हैं, जैसे फ्यूरियस फुरोर सोई पुनियर, अ मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज मैडनेस अलोन। मतलब कोई पागल इंसान है, वो ऑलरेडी यार परेशान है, उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल रहा है, ऊपर से आप और उसको पनिश कर देंगे तो फिर उसका क्या बचेगा। तो देयर इज अ सिंपैथी टुवर्ड्स दैट पर्सन। मेंसरिया तो नहीं ही है, वो बात तो अलग है, बट देन यू हैव टू सिंपैथाइज विद दैट पर्सन। एक और है फ्यूरोसाई नुला वॉलंटस एस्ट, नो कल्पेबिलिटी कैन बी फास्टेंड अपॉन इनसेन पर्सन एज दे हैव नो फ्री विल। मतलब उनकी कोई खुद की विल नहीं है, इसलिए उनको आप पनिश नहीं कर सकते। मैं आपको केसेस रिपीट करता हूं। पहला है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, जो कि है आर वर्सेस एर्नोल्ड में। कौन से केस में? आर वर्सेस एर्नोल्ड। मैं लिख देता हूं, चलो, आर वर्सेस एर्नोल्ड, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। दूसरा है आर वर्सेस अर्नोल्ड के बाद आर वर्सेस हैडफील्ड, आर वर्सेस हैडफील्ड, आर वर्सेस हैडफील्ड। ये कौन सा टेस्ट है? इनसेन डिल्यूजन टेस्ट, इनसेन डिल्यूजन टेस्ट। तीसरा है आर वर्सेस, उसके बाद मैग्नॉटन का तो आपको पता ही है, ठीक है, और इररेसिस्टिबल इंपल्स इज नॉट अ ग्राउंड फॉर गेटिंग अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 84। तो अब इस मतलब 22 बहुत सारे और केसेस हैं, बट आप इतना भी समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से। बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपको और कुछ करना है। क्वीन वर्सेस लक्ष्मण डग्गू भी था, वो भी आप देख सकते हो, बट ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। हाँ, अब आप बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आई विल फर्स्ट टेक द क्वेश्चंस, देन आई विल गो अहेड। सर वो कॉन्टिन्यूस मेडिसिन ले रहा है दिमाग की, फिर उसको मिलेगा, कभी कभी सही हो जाता है। देखो वो दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, आपको ये प्रूफ करना है कि मेडिकल इंसैनिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑफेंस, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस थी। अब आपकी वो इंसैनिटी से को क्या था क्या नहीं था, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई आप दवाई खाते थे, रोज सही रहते थे, एक दिन खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई। कोई इंसान कभी भी इंसेन हो सकता है, किसी को दवाई का फायदा होकर सही हो सकता है, फिर से अटैक आ सकते हैं, एज के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉडी में इतनी चीजें होती, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। देखो सर, अनसाउंड इंसेन ठीक हो जाने के बाद देखो, हाँ ये अच्छा सवाल है। दो चीजें, अगर कोई अनसाउंड होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑफेंस, तो उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब मान लेते कोई अनसाउंड आदमी है जो एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द ऑफेंस साउंड था, तो उसको पनिशमेंट होगी। लेकिन आपको पता है कि बीएनएसएस में एक चैप्टर है जो डील करता है कि अगर आपका अक्यूज्ड अनसाउंड माइंड का है और उसमें एक रिपोर्ट होती है, एक कमिटी बनती है और उसका कंक्लूजन आता है, तो जब तक वो साउंड नहीं हो जाता है तब तक उसका ट्रायल और सजा को स्टे कर दिया जाता है। तो वो बीएनएसएस के हिसाब से होगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, हाँ नॉन कंपोज्ड मेंटिस भी है, बिल्कुल है। मैं लिख देता हूं, मैक्सिम भी लिख देता हूं, सब चीज लिखवा लो तुम लोग, कुछ छोड़ो मत। हाँ चलो लिखो, मैक्सिम दो लिख लो। एक है मैक्सिम फ्यूरियोसी नुला वॉलंटिस टेस्ट, पहली नो कल्पेबिलिटी कैन बी फास्टेंड अपॉन अ इनसेन पर्सन एज दे हैव नो फ्री विल, और दूसरी है फ्यूरियोसस फरोर सुई पुनियर। इसका मतलब अ मैड मैन इज पनिश्ड बाय द मैडनेस अलोन। ऑलरेडी मैड मैन जो है वो अपने बीमारी से परेशान है, अब आप उसको और ज्यादा परेशान मत करिए। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज द लॉ विद रेफरेंस टू इंसैनिटी। इंसैनिटी के बाद दो और प्रोविजंस हैं जिनको आपको जरा बहुत ध्यान से और सलीके से पढ़ना है।
इसके बाद जनरल एक्सेप्शन सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद जनरल एक्सेप्शन में कुछ नहीं बचता है। प्राइवेट डिफेंस एक मुझे आपको समझाना है जिसमें टेक्निकलिटी आएगी, बाकी जितने हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के, गुड फेथ वाले, वो सब 2 मिनट के हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन दो तरह का हो सकता है। एक होता है इनवॉलेंटरी, एक होता है वॉलेंटरी। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत कम लोगों को ये सारी चीजें उस तरीके से समझ में आती हैं। इनवॉलेंटरी के लिए सेक्शन 23 है और वॉलेंटरी के लिए सेक्शन 24 है। बेसिकली वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन एक जनरल एक्सेप्शन नहीं है, कैटेगोरिकली नहीं है, मतलब एक पार्ट ऑफ इट जनरल एक्सेप्शन है, बट एक पार्ट ऑफ इट जो है वो पनिशमेंट बताता है। अभी मैं आपको वॉलेंटरी समझाता हूं, पहले इनवॉलेंटरी को समझो, देन वी विल गो ऑन टू वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन क्या कहता है? इनवॉलेंटरी का सिंपल मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी का मतलब होता है अगेंस्ट हिज विल। ठीक, इनवॉलेंटरी का सिंपल मतलब क्या होता है? अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल। ठीक, इनवॉलेंटरी का मतलब आपको पता है कि अगेंस्ट हिज विल, धोखे से, किसी भी तरीके से, कैसे भी करा दिया। और लॉ सेम है कि अगर किसी को भी अगेंस्ट हिज विल धोखे से इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, इनवॉलेंटरी तरीके से अगेंस्ट हिज विल इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, और इंटॉक्सिकेशन का रिजल्ट क्या है? इंटॉक्सिकेशन का रिजल्ट क्या है? दैट ही इज इनकेपेबल of knowing the nature of that, same चीज, nature of that, what is wrong, either what is wrong or contrary to। अब यहां पे सेम लॉजिक है जो इंसैनिटी में हमने पढ़ा था, इसका लॉजिक बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वही सेम लॉजिक है जो अपन ने इंसैनिटी में पढ़ा था। लेकिन जैसा कि आपका पिछले सेक्शन में 22 में दैट वाज बिकॉज ऑफ मेडिकल इंसैनिटी, यहां पे इट इज बिकॉज ऑफ इनवॉलेंटरीली अगेंस्ट द विल इंटॉक्सिकेशन के कारण हुआ। जनरली हम ये देखते हैं कि आप इंटॉक्सिकेशन को अगर सिर्फ लिकर या शराब के कंटेक्स्ट में देखेंगे, सो दैट इज नॉट करेक्ट। इंटॉक्सिकेशन एक बहुत वाइड टर्म है। आजकल बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं, LSD, EMD और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो किसी की भी ड्रिंक में मिलाए जा सकते हैं, एंड दैट पर्सन हेलुसिनेट करने लगता है और उसको पता भी नहीं होता है, दैट इज अगेंस्ट हिज विल। सो उस परिस्थिति में इफ समबडी इज डूइंग एन एक्ट, तो लॉ सेज दैट ही इज प्रोटेक्टेड, बट चेक वही होगा कि वो नहीं समझ पा रहा था। तो जब ये सब केसेस होते हैं तो दे ट्राई टू सी कि भाई वो इंसान कैसे उठा, कैसे बाहर गया, कैसे एक्ट किया, उसका कंडक्ट क्या था, उसने क्या बोला, क्या समझ पा रहा था। तो अगर वो नेचर ऑफ द एक्ट समझ पा रहा था, या ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड what he is doing is either wrong or contrary to law, then he will not get an exception under section 23 में आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर इंटॉक्सिकेशन इस लेवल का था कि आप नेचर ऑफ द एक्ट रॉन्ग, कॉन्ट्ररी टू लॉ नहीं समझ पा रहे थे, एंड इट वाज अगेंस्ट योर विल, यू आर नॉट अवेयर, अगेंस्ट योर विल दो तरीके से हो सकता है। या तो धोखे से किया गया कि आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया है, यू ड्रैंक इट, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, अदर देन किसी ने बांध बूंद के आपको पिला दिया जबरदस्ती, अगेंस्ट योर विल, दैट इज द अदर थिंग। तो ये दो तरीकों से अगेंस्ट द विल हो सकता है या इनवॉलेंटरी हो सकता है। अगर ऐसे किसी को भी इंटॉक्सिकेट किया गया है तो लॉ कहता है, सेम प्रोविजन है जो इंसैनिटी का है, कि आपको यहां पे डिफेंस मिलेगा। हाँ, ब्लड टेस्ट से, यूरिन सैंपल से, बहुत सारी चीजों से पता चलता है कि कितना इंटॉक्सिकेशन था। तो जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, इसीलिए जो अक्यूज्ड होता है, आपने BNSS में पढ़ा होगा कि अक्यूज्ड के फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के लिए पुलिस उसका मेडिकल टेस्ट करा सकती है, और उससे पता चलता है कि क्या ड्रग्स लिए गए थे, कैसे लिए गए थे। फिर वो एक ट्रायल में डिस्प्यूट होता है कि वो कंटेंड करेगा कि ये इनवॉलेंटरी था, प्रोसिक्यूशन बोलेगा ये वॉलेंटरी था। तो वो एक अलग चीज है जिसको हम ट्रायल में देखते हैं, बट वी हैव स्टडीइंग द लॉ कि वो कैसे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 24 ये है थोड़ा सा खतरनाक। खतरनाक क्यों है, इसको जरा समझिएगा ये क्या कहता है। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि आपने खुद से अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया। ठीक, आपने खुद से अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया, और खुद से इंटॉक्सिकेट करने के बाद आपने कोई ऑफेंस किया। आपने खुद से अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया, और इंटॉक्सिकेट करने के बाद आपने कोई ऑफेंस किया। तो सेक्शन नंबर 24 ये कहता है
सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि जब हम किसी भी एक्ट को देखते हैं, किसी भी एक्ट को देखते हैं जिसमें मेंस रिया जो होता है वो इंटेंशन या नॉलेज है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इंटेंशन या नॉलेज है और आपने वो ऑफेंस किया है, तो लॉ कहता है कि आपकी नॉलेज को प्रिज्यूम किया जाएगा। मतलब आपके पास सेम नॉलेज है एज अ सोबर मैन। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, तब आपको 24 समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे अभी 24 को, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अगर आपने अपने आप को वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट किया, ठीक है, चाहे आपने ड्रग्स लिए हो, चाहे आपने अल्कोहल लिया हो, चाहे आपने कुछ भी लिया हो, आपने वॉलंटरी अपनी मर्जी से अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया, उसके बाद यू कमिटेड एन ऑफेंस। अब अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया, मान लीजिए आपने मर्डर का ऑफेंस किया, तो मर्डर के ऑफेंस पे जाया जाएगा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी जाएगी। उस डेफिनेशन में इंटेंशन और नॉलेज अगर लिखा हुआ है, मतलब उस ऑफेंस का एसेंशियल या तो इंटेंशन हो सकता है या नॉलेज हो सकता है, तो लॉ कहता है कि हम नॉलेज को प्रिज्यूम करेंगे, इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं करेंगे। इसका यह मतलब है कि लॉ ये कहता है कि अगर आप सोबर होते तो आपके पास जो नॉलेज थी वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बाद वही नॉलेज प्रिज्यूम की जाए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, 2 मिनट का समय देना, आपको समझ में आएगा। लॉ ये कहना चाहता है कि अगर कोई एक ऑफेंस है जिसका मेंस रिया इंटेंशन और नॉलेज है, ठीक है, इंटेंशन एंड और नॉलेज, या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो, आपकी लाइबिलिटी है, तो ऐसे ऑफेंस में आपकी नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी, इंटेंशन नहीं प्रिज्यूम की जाएगी। बेसिकली लॉ ये समझाना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति वॉलंटरी अपने आप को इंटॉक्सिकेट करता है तो उसके पास इस बात का नॉलेज होता है कि अगर उसका इंटॉक्सिकेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और ये पॉसिबिलिटी है कि उसके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट हो जाए। तो अगर किसी के भी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बाद कोई ऑफेंस कमिट होता है तो लॉ उस नॉलेज को, भले आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपकी नॉलेज थी, तो इससे क्या निकल के आता है, इससे कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि जिस ऑफेंस में सिर्फ इंटेंशन होगी, जिसमें सिर्फ इंटेंशन लायबल होगी, वहां पे आप लायबिलिटी से बच जाओगे। लेकिन जिस ऑफेंस में इंटेंशन और नॉलेज दोनों मेंस रिया के पार्ट दिए होंगे वहां आपकी नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी। जब आपकी नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी तो आपकी जो लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में कि इंटेंशन जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया होता है और उसके नीचे नॉलेज आता है। जब आप पनिशमेंट का कंसेप्ट समझते हो तो अगर किसी भी ऑफेंस में लिखा है कि भाई 14 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर वहां पे नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट होती है तो सजा जो होगी वो आपकी कम होगी, लेकिन अगर इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट होती है तो सजा ज्यादा होगी। तो ये जो सजा का बाइफर्केशन है, आपको ये डिफेंस भले मिल जाता है कि आपका इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं किया जाता है, नॉलेज प्रिज्यूम किया जाता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार सेक्शन पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बढ़िया चीज समझा दी है, जिसको समझ पाना डायरेक्टली बहुत मुश्किल था। समझिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये तो अगेंस्ट हिज विल था, ये तो अगेंस्ट हिज विल था। 24 देखिए, इन केसेस वेयर act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which was intoxicated administered to him without his knowledge or against his will. तो without his knowledge against his will तो चलिए आप छोड़ दीजिए, वो without his knowledge और against his will में तो आप वापस से पुराने सेक्शन में पहुंच जाएंगे जो कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वही समझाना चाह रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जहां पे जो एक्ट है उसका जो मेंस रिया है दैट इज इंटेंशन और नॉलेज,
तो आपकी नॉलेज को प्रिज्यूम किया जाएगा और इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। जहां पे सिर्फ इंटेंट है वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और जहां पे इंटेंशन और नॉलेज है वहां की आपकी नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी और नॉलेज के लिए आपको लाइबल किया जाएगा। ये बात सेक्शन नंबर 24 कह रहा है। अब आप एक बार इसको पढ़िए और मुझे समझाइए, मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया। 2-3 केस हैं सेक्शन नंबर 24 में जो आपको समझने हैं। एक है रेनिंजर वर्सेस फगोसा, ये केस है, इंग्लिश केस है। इसके बाद इंडिया में मेन 2 केसेस आपको पढ़ने होते हैं। एक है बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, और दूसरा है डीपीपी वर्सेस बियर्ड, और तीसरा है आर वर्सेस ब्राउन। ये 3 केस हैं जो लगातार आपसे इंटॉक्सिकेशन में पूछे जाते हैं और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में खासकर पूछे जाते हैं। इन 3 केसेस के नाम बेसिकली ये 24 में आते हैं, तो 24 में ही आते हैं क्योंकि 23 तो एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन 24 जो है वो बताता है आपको बताया मैंने पहला केस बसदेव, इसको लोग बासुदेव पढ़ते हैं, बासुदेव नहीं है, बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू है। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि माई मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो ये चीजें अगर आप सही लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने बारीकी से लॉ को पढ़ा है, वरना उनको लगता है कि आपने भी टाइम पास पढ़ा है। वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, उसके बाद आर वर्सेस ब्राउन, आर वर्सेस ब्राउन, आर वर्सेस ब्राउन, और तीसरा डीपीपी वर्सेस बियर्ड, डीपीपी वर्सेस बियर्ड। ये 3 केसेस जो हैं इसी बारे में समझाते हैं आपको। डीपीपी डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, अगर डीपीपी का फुल फॉर्म आ गया तो ऐसा ना कहना सर ये केस नहीं पढ़ा है। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। और एक और केस अगर आपको लिखना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो सर गलत ना हो, तो आप बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी लिख सकते हो, बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सो दीज आर द 4 केसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर विद रेफरेंस टू द इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेशन में यही चीज जो है आपको समझने वाली है। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपका कोई भी सवाल भी गलत नहीं होगा, और अगर मेंस में लिखने को आएगा तो आप तरीके से लिख पाएंगे। हालांकि यहाँ सब भी टेस्ट ऑफ ड्रंकर्डनेस है कि ड्रंकनेस है कि आपने कैसे डिसाइड किया जाएगा कितना पी लिया था, और वो थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें कोई मतलब खास नहीं है। जैसे द लॉ इस पे डिबेट करते हैं कि बाय द टाइम, क्योंकि शराब जो होती है वो आप धीरे धीरे करके पीते हैं, जैसे ड्रग्स जो हैं वो तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अल्कोहल तो अल्कोहल में धीरे धीरे करके इंसान अपने पैग्स लेता है। तो उसमें लॉ यही बताता है कि भाई अगर आपको समझ में आ रहा है चौथे के बाद 5वें के बाद कि आपकी कैपेसिटी नहीं है या यू मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो आप तब वहां नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज है कि आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि अगर आपसे कोई ऑफेंस होता है तो आप उसके लिए लायबल होंगे। सो दैट इज द लॉ विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 23 एंड 24। बताइए आप लोग को समझ में आया? एक बार 23, 24 दोनों पढ़ लीजिए। आई होप आपको 23, 22, 23 और 24 इन तीनों को एक बार आप तसल्ली से पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए कि सर ज्यादा तो नहीं हो गया।